बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर इब्राहिम और आप मेरा यूट्यूब चैनल दी अनदर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें और उसके बारे में जान सकें। आज का हमारा टॉपिक जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस किया हुआ कंस्ट्रक्शन का पैकेज। एक बड़ा मैसिव कंस्ट्रक्शन का पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया है और इसके बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आफ्टर कोविड और उसके जब हमें बैकलैशेस आना शुरू हुए तो जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से एज सून एज़ पॉसिबल मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां और जो मज़दूर तबके है उसको फ़ायदा पहुंचाया जा सके और यही हमारे मुल्क में ग्रोथ की बेस जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको प्रमोट किया जा सके। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लास्ट अप्रैल के लास्ट वीक में जो है वो अनाउंस किया था, जिसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ जो हैं वो और पैकेजेस अनाउंस किए गए थे, जिसमें टैक्स को रिड्यूस करके फ़िक्स टैक्स जो है वो स्कीम लेकर आई गई थी। इसके अलावा एमनेस्टी दी गई थी कि 30 दिसंबर तक जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो उन्हें तकरीबन काफ़ी अरसे तक जो है एफपीआर नहीं पूछेगी, 1 साल तक के अरसे में बिलखसूस के वो पैसा वो इनकम कहाँ से आई है और इस तरह से उन्हें अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने में मदद मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे इससे मिले जुले इंसेंटिव जो है वो दिए गए। टैक्स के अंदर बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया कि जो कंस्ट्रक्टर जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट करेगा तो अप टू 90% तक उसके जो टैक्सेस हैं वो उस ईयर के जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। बट ये उस तरीके से इनिशिएट नहीं हो पाया। उसकी बुनियादी 2 से 3 वजूहात हैं जो हमारे कंट्री के अंदर लैग कर रही थी, जो अवेलेबल नहीं थी। सबसे पहली वजह ये थी फोरक्लोजर लॉ ये है कि एक बैंक जो है वो लोन देता है अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को या किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जो घर बनाना चाहता है या कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है और उसके बाद वो पैसा वापस नहीं कर पाता बैंक को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं दे पाता, तो या मॉर्गेज के ऊपर जो उसने पैसे लिए होते हैं घर बनाने के लिए उसको रीपेमेंट उसकी नहीं कर पाता, तो कौन सा ऐसा कानून है जो बैंक्स को प्रोटेक्ट कर सके उनकी फ़ाइनेंसिंग को। तो ये अवेलेबल नहीं था, वो इस गवर्नमेंट ने पास करवाया। आलमोस्ट 1 से 1.5 ईयर ये केस जो है वो कोर्ट्स में चलता रहा। अब गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इतना नहीं है कि लोग बैंक से लोन लेकर अपना घर बना सके, और अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को इंडिया के साथ तो पाकिस्तान में 1% से कम मनी जो है टोटल बैंक जो पूरे डिफरेंट सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं उनका 1% से कम जो है वो हाउसिंग सेक्टर में लगता है, जो मॉर्गेज के ऊपर दूसरों को पैसे देते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया तो वहाँ पर तकरीबन 8 से 10% जो पैसा है बैंक वो मॉर्गेज की शक्ल में लोगों को देते हैं घर बनाने के लिए। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था, उसको एस्टेब्लिश जो है वो किया जाना था। इसके अलावा हमारे बैंक्स जो थे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर इतना पैसा लैंड कर नहीं रहे थे, तो आपने पहले जब इतने ज़्यादा इंसेंटिव दे दिए तो उस इंसेंटिव का फ़ायदा तब होता जब उतना पैसा पड़ा होता मार्केट के अंदर बैंक्स के अंदर, ताकि वो पैसा उठा के उसको कंस्ट्रक्शन में लगाया जा सके। तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे इतनी अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा एनओसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एनओसीज़ का एक ब्लंडर था, जिसमें से गुज़र के आपको अप्रूवल्स मिलती थी तकरीबन कोई 90 दिनों से 8 से 9 महीनों तक सारे सिस्टम जो है वो अप्रूवल से होकर गुज़रता था, तब जाके कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता था। और इसके अलावा प्लेंटी ऑफ टैक्सेस थे, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट करने में मदद नहीं दी जा रही थी या उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एनसीसी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई इन सारे मामलात के ऊपर कि एनालाइज़ किया जा सके कि इसको किस तरह से स्क्वीज़ अप किया जा सके ताकि एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट किया जा सके, चलाया जा सके, ताकि जो इतने ज़्यादा मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं कोविड की वजह से उनको दोबारा रोज़गार और जो ग्रोथ डिप हो रही है उसको दोबारा बूस्ट या बूम जो है ना वो मिल सके। उसके लिए एनसीसी ने
काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए हैं। जस्ट फिनिशिंग टच जो है वो चीज़ों का रह गया है, जो आने वाले उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 हफ़्तों में भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एनसीसी ने क्या किया, एक एमनेस्टी टाइप स्कीम दे दी कि आपके पास जितना भी पैसा है आप ब्लैक मनी को वाइट मनी करें, इसमें लगाएं और आपसे उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो काम उन्होंने एनसीसी ने ये किया कि तमाम के तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये कह दिया कि वो जितनी भी पूरे साल में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मींस कहीं पर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कम से कम 5% जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगाएंगे लाजमी। वो टोटल बैंकों का मिला के एनुअली तकरीबन 330 बिलियन रुपीस बनता है, यानी अब 330 अरब रुपए जो है अवेलेबल होगा तमाम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कि वो इस पैसे को हासिल करके कंस्ट्रक्शन की तरफ आ सकें। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इस एनसीसी की इस मामले के ऊपर, जो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स का एक देरीना मसला था। इसके अलावा वन विंडो ऑपरेशन किया गया, यानी जितनी भी अप्रूवल्स और एनओसीज़ उन्हें प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट से या नेशनल गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट से लेनी पड़ना थी, उसको उन्होंने वन विंडो कर दिया, जिसमें अब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इसको प्रोसेस करेंगे और जो काम 6 या 7 महीनों में होना था वो उम्मीद करते हैं कि 30 से 90 दिनों के दरमियान में हो जाया करेगा, ये शायद इससे भी कम। तो एनओसीज़ का जो बहुत बड़ा एक पलंदा सा बना हुआ था उसको श्रिंक करने की कोशिश की है, स्क्वीज़ करने की कोशिश की गई है एनसीसी ने। उसके बाद जो एक एक्टिविटी की है वो ये कि जितने भी टैक्स रिजीम था उसको छोटा करके फ़िक्स टैक्सेशन की तरफ चले गए, ताकि मैक्सिमम जो है वो सपोर्ट किया जा सके कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले तमाम इन्वेस्टर्स को। तो अब इसके बाद जो सबसे बड़े मसाइल थे कि आपके पास पैसा था आप लगा नहीं सकते, वो भी हल हो गया, ठीक है। बट 31 दिसंबर से पहले अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2020 से पहले तक। दूसरा एनओसीज़ का मसला वो वन विंडो ऑपरेशन से हल हो गया। तीसरा फोरक्लोजर लॉ, जो बेसिकली लेंडर यानी आपके बैंक चाहते थे वो उनको मिल गया, वहाँ से उनको प्रोटेक्शन मिल गई जो पैसा वो लैंड करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपके पास जो शरह सूद है जिसके ऊपर आपने बेसिकली लोन लेकर आगे काम शुरू करना है या काम करवाना है वो था। तो उसके लिए एक सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट की स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है। तकरीबन 20 अरब रुपए की ये सब्सिडी बनती है। तो यानी कि अगर 5 मरले का घर हो तो उसके ऊपर जो हुकूमत सब्सिडी देगी वो तकरीबन 2 से 3 लाख के दरमियान में होगी 5 मरले के घर पे, और इसी तरह फिर बाकी 10 मरले के और 20 मरले के मकानात के ऊपर इसी तरह वो डिवाइड होता जाएगा सब्सिडी की जो रेशो है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जहाँ पर मोर्टगेज का जो नंबर है, यानी मोर्टगेज रेट या जिसको आप शरह सूद कह लें या मुनाफे की शरह कह लें, वो 11% थी, वो कम होकर 7% हो गई है, और जिस घर की 7% होनी थी वह कम होकर 5% हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 मरले का घर बनाना है और उसके ऊपर आपको 12% के ऊपर के सूद के ऊपर जो है वो बैंक पैसे देता, अब वही बैंक जो है वो 10 मरले के घर के ऊपर आपको 7% के ऊपर सूद देगा, 7% सूद के ऊपर कर्ज़ा देगा। और इसी तरह अगर आपने पहले 5 मरले के घर के ऊपर 7% पर सूद पे कर्ज़ा लेना था, अब वही घर आपको 5% के ऊपर मिलेगा। जो गैप होगा वो बेसिकली हुकूमत सब्सिडी देकर आपका गैप को पूरा करेगी। तो यानी 3 से 6% के दरमियान में आपको शरह सूद के अंदर कमी के तौर पर मिलेगी अगर आप अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ आते हैं और पैसे लेकर जो है वो घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 30 अरब रुपए का ये पैकेज हुकूमत ने दिया। 330 अरब रुपए की जो कैश अवेलेबल नहीं था उसको बना कर दिया। हुकूमत जो है आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, यानी एक तरफ कंस्ट्रक्टर होगा, एक तरफ बैंक होगा, और हुकूमत इसके दरमियान में एक ब्रिज उसने बना दिया जिसमें पूरा लीगल सूट है, वन विंडो ऑपरेशन है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके।
तो ये तो मोटा मोटा था इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैंने जस्ट मेजर पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं। और इसके अलावा अब ये तो सूद के ऊपर हो गया था, इसके अलावा इसमें प्रॉपर एक शरिया कंप्लाइंट भी है, जो कि 5 मरले के या इससे कम के जो घर होंगे उसमें जो एप्लीकेंट है वो शरिया कंप्लाइंट की तरफ भी जा सकता है, जो कि बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आ जाता है। तो एक इस्लामिक शरिया बैंक का प्रोडक्ट भी इस्लामिक कंप्लाइंट शरिया क्या नाम है, लोन बेस्ड आप कह लें कि उसका एक प्रोडक्ट भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया उन लोगों के लिए जो बहुत ही निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके पास सूद देने के भी पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर भी इनको सपोर्ट करेगी। अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन के पैकेज से जहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर मदद मिलेगी, बड़े बड़े फ्लैट्स बनाने में मदद मिलेगी, वहाँ पर हुकूमत का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो कमज़ोर और कम तनख्वाह या कम आमदनी वाले लोगों को घर बना कर देना है, जो कि बेसिकली नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट था। मगर अफसोस के साथ वो जो प्रोजेक्ट है वो फुलफ़िल इसलिए नहीं हो सका पिछले 2 सालों में। उसकी बुनियादी रीज़न्स यही थी जो मैंने आपको शुरू में बताई, जो 3 से 4 प्रॉब्लम्स, जिसमें फोरक्लोजर लॉ का ना होना, मॉर्गेज की कैपेसिटी का ना होना, लेंडिंग कैपेसिटी का बैंक्स की ना होना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनओसीज़ का होना, ये सब मसले एनसीसी ने हल किए हैं। और इनके हल के बाद अब उम्मीद की जाती है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ जान आ जाएगी। जो 50 लाख घर बनाने का गवर्नमेंट का प्लान था, लेकिन लग ये रहा है कि जो टेन्योर रह गया है इसमें 50 लाख घर बनाना तो शायद मुमकिन ना हो पाए, लेकिन हुकूमत टारगेट कर रही है इस वक्त कम से कम 10 लाख के करीब घर बनाना अगले 3 से 4 सालों में, जिसमें 1 लाख घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शुरू की जा सके। अभी फ़िल्ट्रेशन का काम हो गया है, जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी नादरा में अपना रिकॉर्ड जमा करवा चुके हैं उनको फ़िल्टर करके जो है वो ड्रिल डाउन कर दिया गया है और 1 लाख लोगों को सिलेक्ट किया जा चुका है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर पब्लिक हो जाएगी जब एक बाकायदा पोर्टल जो है वो एनसीसी लॉन्च करेगी। उस पोर्टल के ऊपर वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ऊपर अप्लाई किया, वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे कि जो लोन लेके अपना ख़ुद का घर बनाना चाहते हैं, और ऐसे कंस्ट्रक्टर्स भी आ जाएंगे, वहाँ अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जो कि बेसिकली घर बना कर देना चाहते हैं। तो बेसिकली हुकूमत यहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर के तौर पर एक्ट कर रही है, जिसने आप ये कह लें कि 100 में से तकरीबन 90% जो मसले मसाइल थे वो ऑलरेडी हल कर लिए हैं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है जल्द से जल्द उसमें बूस्ट आएगा और मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि जब आप एक घर बनाते हैं उस एक घर से मुंसलिका 30 से 35 छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चल रही होती हैं। तो जब इतने मैसिव स्केल के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी लार्ज अमाउंट के अंदर जो है वो लोगों को इस प्रोजेक्ट से रोज़गार मिलेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अपने कमेंट्स के अंदर जो है मेरी वीडियो के हवाले से एनालिसिस या कोई पॉइंट जो मैं बेहतर कर सकूँ उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।